हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और टाइटल को देख करके आपने समझ ही लिया होगा कि आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली होने वाला है नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर द प्रिलिमिनरी सिलेक्शन इन DSSB PRT एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी DSSB के एग्जाम में जब आप सिलेक्ट होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी साथियों से जिसने इस समय इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया है या फिर क्रैक नहीं कर पाए हैं, वो भी इस सेशन को बहुत ही जरूरी तरीके से पूरा देखें। कारण पिछले कुछ समय से हम बार बार मोटिवेशन की बात कर रहे थे कि मोटिवेशन कैसे आता है, मोटिवेशन कैसे आता है, मोटिवेशन कैसे आता है। कुछ लोग फेक न्यूज़ की वजह से कई बार कहते थे कि उससे मोटिवेशन आता है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि सही मोटिवेशन किससे आएगा। सही मोटिवेशन मुझे लगता है कि आज इस सेशन से आपको आना चाहिए। जितने भी साथी इस समय सफल हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं, और वो सभी इस समय सच्चे मोटिवेशन हैं उन सभी के लिए जिन्होंने इस समय एग्जाम को किसी भी कारण से क्रैक नहीं किया है। आज जिस प्रोसीजर को वो फॉलो करेंगे, आपका ये मोटिवेशन होना चाहिए कि एक दिन आपको भी मौका मिलेगा उस प्रोसीजर को फॉलो करने का, और वो प्रोसीजर को फॉलो करने की जो तड़प है, वो जो ललक है, और वो जो उसके प्रति आपका डेडिकेशन होगा, वही आपको मोटिवेट करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए, और रात को आपको सोने तक नहीं देगा। तो आज के सेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे जाके आपको भी ये प्रोसीजर फॉलो करना ही है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि जब आपका पहली बार नाम आ जाता है DSSB के अंदर और ई डोजियर भरने की जब बात आपसे करी जाती है, उस समय आपको क्या करना होता है। आज मैं बकायदा आपको ई डोजियर का सारा जो सिस्टम है वो पूरा करके दिखाऊंगा। फॉर्चुनेट है हम कि हम इतने महान और इतने शानदार परिवार का साथ रखते हैं, जिसमें से साथियों ने इतना बढ़िया स्कोर किया है और कई सारे सिलेक्शन भी हमारे प्लेटफॉर्म से हुए हैं। तो उन्हीं में से एक साथी का मैं धन्यवाद करूंगा जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और फिलहाल उन्होंने अपने क्रीडेंशियल्स हमारे साथ शेयर किए ताकि हम आप सभी के साथ वो सभी बातें शेयर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं उन सभी बातों को यहाँ पर लेकर के चलूंगा। कोशिश करूंगा उन सभी बातों को लेने की जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से अभी तक मेरे पास आए हैं, और आपके लगभग सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ई डोजियर भरते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तब क्या बातें होंगी, अगर आप पहले से कहीं रिक्रूटेड हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूटेड हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। NCTE का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर के आपको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी सारी चीजें हैं। NCTE सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, यदि आपका इंस्टीट्यूट अब बंद हो गया है, या फिर वो अब JBT नहीं करवाता है, या फिर उस कोर्स को नहीं करवाता है जिस कोर्स को आपने किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। उन सभी जानकारी को मैं यहां पर आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है बहुत सारी जानकारियां एक साथ होंगी, तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी लंबी देखने को हो सकती है, लेकिन फिर भी देयर इज नो नीड टू वरी। सबसे पहले मैं ई डोजियर का प्रोसीजर दिखाऊं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि किसी भी कैंडिडेट के साथ होती हैं, यानी कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अभी आपके साथ अब क्या क्या होने वाला है। प्रोसीजर टू सिलेक्शन। हाँ, यहां पे मैं बता दूं, जितने भी साथी अभी तक जिन्होंने DSSB एग्जाम को क्लियर नहीं किया और क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, तो मेंटल स्टैटिस्टिक्स प्लेटफॉर्म अभी आज 16 अगस्त तक एक ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, दैट इज ऑल कोर्सेज एज 999। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी कोर्सेज, जो नॉर्मल कोर्स हैं वो 999, और जो कॉम्बो कोर्सेज हैं 1499 मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जिसके अंदर DSSB PRT का इंडिया का सबसे कंप्रीहेंसिव बैच हमारा चल रहा है। तो यदि आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और एक बेहतर गाइडेंस के अंतर्गत अगर आप उसको करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मौका अभी आपको नहीं मिलेगा, जहां पर 999 में आपको कंप्लीट कोर्स, रिकॉर्डेड लाइव सारी चीजें मिलेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को देखिए और मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन में जाके कोर्स को एनरोल कीजिए। चलिए प्रोसीजर अब आपका देखिए, फर्स्ट तो आ गया, फर्स्ट कट ऑफ आ गई आपकी, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा आपका ई डोजियर का, जो कि जिसके कारण अभी आपने ये वीडियो ओपन करके देखी है। तो आज मैं भी इसके बारे में चर्चा करूंगा कि ई डोजियर क्या होता है। ई डोजियर जब आपका हो जाएगा, यानी कि जब आप इसको फिल कर देंगे, तो फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ आएगी। इस फाइनल कट ऑफ का क्या मतलब है,
फर्स्ट कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ का क्या मतलब है? फर्स्ट कट ऑफ का मतलब है अभी जैसे कि आपके नंबर आ गए हैं, ठीक है, आपका नंबर आ गया, लेकिन अभी आपका नंबर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जितने बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट किया है वो बच्चे नॉर्मल नंबर ऑफ वैकेंसी से ज़्यादा है। कारण भाई अब जो लोग एग्जाम देते हैं उसमें से हर एक बच्चा जो है वो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, जो सिर्फ ट्राई के लिए एग्जाम दे देते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या जिनका कि कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, इस बीच वो सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहते। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण जितने बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं वो पोस्टिंग ले ही ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ई डोजियर भरवाते हैं, और ई डोजियर के अंदर वो क्या करते हैं, सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और रिजर्व में थोड़े ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई करवा देते हैं। फिर क्या होता है, ई डोजियर चेक करते हैं, पता चलता है कि हाँ भाई इसके अंदर इतने सारे बच्चे जेन्युइन, जो गड़बड़ बच्चे होते जाएंगे उनको डिस्क्वालीफाई करते जाएंगे। कुछ लोगों को दोबारा मौका भी मिलेगा कि अपने ई डोजियर को दोबारा अपलोड करें, ठीक है। तो ई डोजियर से पहले भी क्या होगा, यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पर एक नोटिस आएगा, नोटिस करेंगे वो, कि नोटिस देंगे किसका, रिजेक्शन नोटिस, जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन, या तो रिजेक्शन नोटिस आएगा या रिकॉल नोटिस आएगा। रिजेक्शन नोटिस का मतलब जिसको कि रिजेक्ट ही कर दिया है। रिकॉल नोटिस का मतलब जिसने अभी तक ई डोजियर नहीं भरा है या फिर ई डोजियर में कुछ दिक्कत है, तो उसको कहेंगे कि भैया आप जो है एक बार ई डोजियर फिर से भर दो, एक बार चेक कर लो, एक बार मौका देंगे। अगर ये दोनों करने के बाद भी वो सब चीजें नहीं हो पाती या हो जाती है, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, ठीक है। इस फाइनल कट ऑफ में जिसका नाम आ जाएगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। एक बार ये फाइनल कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, अभी तो मैं 47-21 की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर 42-21 की बात करें, मतलब डीओई वाला या फिर किसी भी वैकेंसीज की बात करें, फाइनल कट ऑफ के बाद DSSS क्या करती है, इस डॉक्यूमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देती है। इसके अंदर इस प्रोसीजर में भी कुछ रिफाइनमेंट जो है अभी कगार पे है, कुछ चीज़ें इसके संबंध में भी हो रही हैं कि चीज़ें ज़्यादा आसान हो। कंसीडर्ड डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देती है। कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ तक DSSS ने अपना काम कर दिया, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची बना करके उनके डॉक्यूमेंट जो आपने ई डोजियर में डॉक्यूमेंट भेजे होंगे उसकी एक फाइल बना के वो क्या करेगी, डिपार्टमेंट को भेज देगी। 47-21 के केस में वो NDMC को भेजेगी, 42-21 के केस में वो DOE को भेजेगी, MCD के केस में MCD को भेजेगी। यानी कि अब ये ट्रैवल करके यहाँ कहाँ आ जाएगा, NDMC के पास या फिर DOE के पास। अब इस प्रोसीजर के बाद आपका DSSS से कोई लेना देना नहीं है। अब आपका लेना देना होगा आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि अगर आप 47-21 की बात करेंगे तो NDMC के साथ, कुछ दिनों के बाद 42-21 की बात भी होगी तो आप DOE की उसकी वेबसाइट को आप बार बार चेक करते रहेंगे। तो वहां से क्या होगा, आपको एक नोटिस आएगा, यहां से आपको एक मेमोरेंडम आएगा, ठीक है। मेमोरेंडम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको एक मेमोरेंडम आएगा। इसमें क्या होगा कि एक नोटिस आएगा, हो सकता है कि सभी लोगों को एक साथ कर दें या फिर कुछ स्लॉट्स में जिसमें आपका रोल नंबर लिखा होगा और कहा जाएगा कि आप इस नियत दिन जो है यहाँ पर आइए, अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए। फिजिकल वेरिफिकेशन किसका, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाइए। तो ऐसे में उस समय आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें आपने अभी ऑनलाइन भरी हैं ई डोजियर में, उसका ओरिजिनल वर्जन, उसके अलावा 3-4 डॉक्यूमेंट और होंगे जो आपको भरने पड़ेंगे। अभी इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी मैं नहीं समझता, क्योंकि ये वीडियो को लंबा भी कर देगा और इस समय अभी इसकी कोई खास ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद वो आपको वहाँ से मेडिकल की डेट दे देंगे, मेडिकल की डेट दे देंगे। और कुछ दिनों बाद 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको पहले पोस्टिंग दे दे, मेडिकल बाद में हो, या फिर पहले मेडिकल हो जाए और उसके बाद एक और मेमोरेंडम आएगा, उसके अंदर आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा, ठीक है, स्कूल अलॉट हो जाएगा। और अगर आपको स्कूल अलॉट हो गया तो अगले दिन जाइए, स्कूल में ज्वाइन कीजिए एंड भारत को सर्व करने के लिए आप तैयार हैं। ये सिंपल प्रोसीजर है, इसमें आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो इस सेशन को आपको सभी को शेयर कर देना है।
क्योंकि DSSB को लेकर के जब भी वेरिफिकेशन आएगा तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव रूमर्स फैलेंगे। कोई बोलेगा ये नहीं होता, कोई बोलेगा वो नहीं होता, कोई किसी चीज़ से डराएगा, कोई किसी चीज़ से डराएगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन चीज़ें बहुत ही सिंपल और स्पष्ट हैं। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन पूरे सेशन के दौरान, पूरे वेरिफिकेशन के दौरान नहीं होगा। ये तो हो गई टोटल प्रोसीजर की बात। जब आपका मतलब अभी सेकेंड जब उसके बाद वेरिफिकेशन आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है। ये तो बात की बात है फिजिकल वेरिफिकेशन की। फिलहाल ई डोजियर है वो भी मैं बताऊंगा। और ई डोजियर से पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ई डोजियर जो है मैं यहाँ पे आपको एनसीटी भी दिखाऊंगा और यहाँ पर किस तरीके से ये जो ई डोजियर भरना है, ई डोजियर भी मैं आपको भर के दिखाऊंगा। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहो, लाइन से चलते हैं। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट की बात करते हैं। कैंडिडेट दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा फ्रेश कैंडिडेट और एक होगा एम्प्लॉयड कैंडिडेट। एम्प्लॉयड या तो वो किसी स्टेट में होगा या किसी सेंटर में होगा। यदि आप किसी प्राइवेट नौकरी को करते हैं तो ऐसे में आपको फ्रेश ही माना जाएगा, आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप सामान्य तरीके से अपना काम कर सकते हैं। ये फ्रेश कैंडिडेट वो होंगे या तो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई नौकरी कर ही नहीं रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डायरेक्टली अपना काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप कहीं पर पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, खासकर यदि आप केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे, दिल्ली के हैं आप और किसी दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं और इस बार आपको मौका मिल गया दिल्ली में आने का, तो ऐसे में अगर आप पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। कई सारे लोग यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से भरमा सकते हैं कि भाई आप सेम ग्रेड पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। बहुत तरीकों से आपको परेशान किया जा सकता है, लेकिन ऐसे केस में आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपकी नौकरी है, आप इस चीज़ के पूरे हकदार हैं कि आप अपनी मर्जी से जब चाहें, जहाँ चाहे वैसे स्विच कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब आप अपने डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, जैसे कि एनडीएमसी या डीओई में जब आप जाना चाहेंगे, तो आपको यहां पर एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रॉपर रेजिग्नेशन। प्रॉपर रेजिग्नेशन। अब कुछ लोग यहां पर आपको हो सकता है कि सलाह दे कि यहां पर आप अपनी प्रीवियस नौकरी को छुपा लो, बताओ ही मत कि नौकरी आप करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपने फॉर्म भरा हो उस समय आपने मेंशन किया ही ना हो कि आप नौकरी करते हैं, या फिर आपने मेंशन कर रखा हो कि आप नौकरी करते हैं। तो ऐसे में इन सभी केसेस में आप क्या करेंगे? यदि सारी चीजें आपकी सेट हैं, मतलब एटलीस्ट आप नौकरी कर रहे हैं, तो यहां पर आपको एक एनओसी बनवानी पड़ेगी। रेजिग्नेशन देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। टेक्निकल रेजिग्नेशन मतलब जब आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अपने सारे बेनिफिट्स को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है अपने नई नौकरी में। एक दूसरा होता है नॉर्मल रेजिग्नेशन, जिसके अंदर आप कोई बेनिफिट कैरी नहीं करते, बस रेजिग्नेशन कराते हैं। अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन करना है तो उसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा है और सेम ग्रेड पे पर पे प्रोटेक्शन भी अभी तक तो फिलहाल नहीं मिली है। तो वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। मैं फिलहाल आपको बताऊंगा कि यदि आप एक नॉर्मल रेजिग्नेशन करते हैं तो कैसे आप काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहां से आप एक लेटर दे देंगे स्कूल में। स्कूल में एक लेटर दे देंगे। मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन कुछ भी लंबी बात नहीं बता रहा, नॉर्मल बात बता रहा हूं। यदि आप जहां पर काम करते हैं वहां पर अगर आप प्रोबेशन में हैं तो प्रोबेशन की स्थिति में वहां का जो प्रिंसिपल है वो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा। यदि आप प्रोबेशन में नहीं है तो वहां का जो ऊपर का हेड है, जो डिपार्टमेंट का हेड है, वो आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सही तरीके से रेजिग्नेशन देना जरूरी है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेटर लिखेंगे, किसके नाम, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है। यदि डेप्यूटी कमिश्नर है तो आप उसको लिखेंगे, यदि प्रिंसिपल कंसर्न्ड अथॉरिटी है तो आप उसको लिखेंगे और एप्लीकेशन लिख करके ऐसे से बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया है और यदि मेरे को वहां पर सिलेक्शन मिल जाता है तो मुझे यहां से रेजिग्नेशन देने की कृपा करें। इस तरीके से एक लेटर बना अच्छे तरीके से फ्रेम करके आप वो प्रिंसिपल को से साइन करवाइए या फिर उसको फॉरवर्ड कराइए। उसकी एक कॉपी अपने पास रखिए और एक कॉपी वहां पर सबमिट कर दो। उस कॉपी को लेकर के आपको ई डोजियर में सबमिट कर देना है। अगर वहां पे मांगते हैं तो अभी हम देखेंगे उसको, और यदि वहां पर ऐसा नहीं होता है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे
तो हो सकता है कि आपसे वो मांग ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे मांगेंगे। मैं लास्ट एक्सपीरियंस 2017 का बताता हूँ। 2017 में जब ई डोजियर्स हो रहे थे तो एमसीडी के अंदर उन्होंने प्रीवियस नौकरी के लिए, जो प्रीवियस नौकरी कर रहे थे उसका उन्होंने अनापत्ति पत्र एनओसी मांगा था, लेकिन दूसरी तरफ डीओई ने कहा कि अगर आपको बेनिफिट नहीं लेना है तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल हो सकते हैं, किसी भी समय रूल बदला जा सकता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि पिछली बार ऐसा हुआ तो इस बार ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए आप अपनी तरफ से सेफ रखिए। इस समय आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, आपने ये कहा है कि अगर आपको नौकरी मिल जाती है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा। उस लेटर को आप अपने पास रखिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान आप उसको वहां पर सबमिट कीजिए। वहां पर भी आपको ये एप्लीकेशन देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फिर किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर आपने फॉलो किया, प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जब आपका स्कूल अलॉट हो जाएगा, कहां लिखा हुआ है, फाइनल कट ऑफ के बाद जब आपका स्कूल अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर आपको क्या करता है, 45 दिन का टाइम देता है ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे में 45 डेज का आपको अगर टाइम मिलता है तो इस बीच आप क्या कर सकते हैं, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में नोटिस दे सकते हैं और नोटिस दे करके, नोटिस पीरियड को सर्व करके अपनी पूरी सैलरी ले करके आप यहां पर नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी तरह की कोई दिक्कत के। आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। यहां पर जितना ज्यादा आप इधर उधर की बातें सुनेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे और परेशान होंगे। तो ये तो बात हो गई। तीसरा एक कंफ्यूजन आता है रिजर्व्ड कैंडिडेट में। रिजर्व्ड कैंडिडेट में, दिल्ली के अंदर रिजर्व्ड कैंडिडेट में आप देखिए, अगर आप यूआर हैं, अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूआर को तो कोई सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना जो स्टेट का सर्टिफिकेट है उसकी सहायता से आप आराम से अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो यहां पर आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसे में ओबीसी के अंदर 3 कैटेगरी बनते हैं। एक तो आप आउटसाइड ओबीसी हो, ठीक है, एक तो आप दिल्ली ओबीसी हो, और एक आप दिल्ली ओबीसी तो हो लेकिन आफ्टर 1993, ठीक है। पहला, अगर आप बाहर के ओबीसी हैं तब तो आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलना ही नहीं है। अगर आप आउटसाइड ओबीसी हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका यूआर में नाम आया होगा। तो आउटसाइड ओबीसी का सर्टिफिकेट होने के बावजूद अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट भरा हुआ है और ओबीसी के नाम पे अगर आपने सिलेक्शन लिया हुआ है और यदि आप कट ऑफ से ऊपर नहीं आते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन तय है। अगर आप दिल्ली ओबीसी हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसको आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे। उस ओबीसी के सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। ऑब्वियसली बात है, दिल्ली का ओबीसी है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा लिखा होगा और उसमें ये सारे क्लॉजेस लिखे होंगे और लिखा होगा कि ये जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये आपको इशू किया गया है आपके पेरेंट्स के बलबूते पर जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। क्लियर। और अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसके साथ साथ आपको 1993 से पहले का एक डॉक्यूमेंट आपको अपने पास चाहिए होगा, जो कि हो सकता है कि कैटेगरी वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपसे मांगे, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा बहुत होता है। तो आप अपनी तरफ से ये सेफ रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तीसरा, अगर आप दिल्ली ओबीसी हैं, दिल्ली के ही ओबीसी हैं और दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन 1993 के बाद आए हैं, या फिर आपके पास 1993 का कोई प्रूफ नहीं है, या फिर आपके दिल्ली ओबीसी के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि आप दिल्ली के ओबीसी तो हैं और आपके पिता या माता के बेसिस पे आपको ये मिला है लेकिन वो दिल्ली के नहीं, यूपी या हरियाणा कहीं और के निवासी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ओबीसी करके फॉर्म भर देते हैं लेकिन इन 2 कैटेगरीज में लाइक करते हैं। तो ये कैंडिडेट्स भी यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहे। कुल मिलाकर के जो बातें समझने वाली थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं ई डोजियर पर। करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना DSSB ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ से आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद जब आप इसको भरेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ई डोजियर्स का, और जब आप ई डोजियर पे क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी 4721। यदि आप आगे 4221 में सिलेक्ट होते हैं तो आपको वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। रिजल्ट में आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। एक चीज आती है NCTE का सर्टिफिकेट। NCTE का सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट बहुत परेशान हैं।
वो ये सोच रहे कहाँ से मिलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ कोर्ट केस के चक्कर में लगे हुए हैं। तो एनसीटीई का सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका इंस्टीट्यूट अभी भी जेबीटी करवा रहा है, सरकारी संस्थानों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने प्राइवेट संस्थानों से किया है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनका इंस्टीट्यूट अभी भी जेबीटी करा रहा है या आपका कोर्स करा रहा है तो आप ऐसे सर्च करेंगे गूगल पर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ऐसे आप इसको सर्च करेंगे। जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहां से लिखा आएगा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एनसीटीई। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन खुल के दिखेगा। यहां पर इसका मेन ऑफिस सेक्टर 10 द्वारका में है, दिल्ली में। यहां पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये भारत के 4 हिस्से हैं। आपका जो स्टेट है वो जिस रीजन में लाई करता है, जैसे कि मैं दिल्ली का निवासी हूं और दिल्ली जो है भारत के नॉर्थ रीजन में आता है, तो जब मैं नॉर्थ पे क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए मेरे को ऑप्शन दिखाई देंगे चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा। आपका स्टेट अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो उसी हिसाब से आप अपने रीजन के अंदर उसको जा सकते हैं। मैं दिल्ली का निवासी हूं तो मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा। जब मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूं तो इसके नीचे आप देखिए सारे इंस्टीट्यूट के नाम यहां पर लिखे हुए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। जैसे ये तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट भी आएगा क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम है, जैसे कि ये गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से हमको वो दिखाई देगा। तो यहां से आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? किसी भी इंस्टीट्यूट का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट यहां पर ऑर्डर के आगे डाउनलोड लिखा होगा। तो जब आप ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरीके से रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, रिकॉग्निशन ऑर्डर मिलेगा और इसी की प्रिंट आउट निकाल के आपको सबमिट कराना है। बस ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे जगह से जेबीटी कर लेते हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होता, मतलब फर्जी इंस्टीट्यूट होता है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि जहां से आपने डिप्लोमा कर रखा है वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, इसलिए वो ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। यहां पर ये जो सर्टिफिकेट, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है, यदि आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा है कि जिन्होंने पहले जेबीटी कर रखी थी और अब उनके इंस्टीट्यूट या तो बंद हो गया है या तो उस इंस्टीट्यूट ने अब जेबीटी कराना बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में यदि आपके इंस्टीट्यूट से आपका कोर्स बंद हो चुका है लेकिन इंस्टीट्यूट चालू है, तो ऐसे में आप तुरंत उस इंस्टीट्यूट में जाइए और वहां पर जाकर के जिस समय आपने जेबीटी करी थी उस समय का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट उनके पास होगा, वो सर्टिफिकेट वहां से लीजिए, उसके कॉपी लीजिए, वो कॉपी बना के देंगे और उसको आप अपलोड कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन यदि आपका इंस्टीट्यूट बंद ही हो गया है, अब वो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे में आपको कहां जाना पड़ेगा? ऐसे में अब आपको द्वारका सेक्टर 10 यहां पर आना पड़ेगा और यहां पर आकर के आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर इनके पास पुराना डॉक्यूमेंट पड़ा होगा तो ये आपको निकाल के दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने डिप्लोमा जो है डाइट मोतीबाग दिल्ली से किया है, दिल्ली के डाइट मोतीबाग नानकपुरा से किया है। तो अब अगर मेरे को अगर मेरा रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसे ही ओपन हुआ है, मैं यहां पर जाऊंगा। यहां पर सर्च मत करना क्योंकि ये ठीक से काम करता नहीं। यहां पे जाना और यहां पर फाइंड का ऑप्शन आएगा, फाइंड पे क्लिक करना और यहां पर जैसे कि मेरा मोतीबाग था तो मैं मोती लिख देता हूं। मैं मोती मैंने लिखा तो ये देखिए DH 306 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नानकपुरा मोतीबाग, ये वो डाइट है जहां से मैंने डिप्लोमा किया है। तो यहां से मैं क्या करूंगा? डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और यहां से मेरे इंस्टीट्यूट का यानी कि मेरे डाइट का यहां पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट में जमा कराऊंगा, मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप किसी सरकारी संस्था से हैं तब तो आपको कोई घबराने की बात ही नहीं है, लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट संस्था से हैं तो यहां से आप निकालिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अदरवाइज आप जो है उस इंस्टीट्यूट में जाकर के बात कीजिए जो दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज हाउ टू फिल ई डोजियर। तो ई डोजियर पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना रिप्लेस रिकॉल डॉक्यूमेंट। यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो है सबमिट और ये है रिप्लेस रिकॉल डॉक्यूमेंट। सबमिट का मतलब है जब आप पहली बार जब आपको भरना पड़ेगा तो आप सबमिट करके ओपन करेंगे। रिकॉल का मतलब है कि जब मैंने आपको बताया कि जब आप पहली बार डॉक्यूमेंट भर देंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको नोटिस आए, बोले कि भाई ये डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा है, ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा अपलोड करो। तो यहां पर रिप्लेस रिकॉल डॉक्यूमेंट करेंगे तब आपको उस समय वो करना पड़ेगा। अभी तो पहली बार कर रहे हैं तो अब हम सबमिट करेंगे। अब यहां देखिए ठीक से चला नहीं है, तो अभी मैं इसको ओपन करता हूं, 1 सेकेंड रुकिएगा। अभी चेक करते हैं फिर से। ये देखिए ये खुल गया, यहाँ पे इनका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया। कुछ चीजें मैं नहीं चाहता कि आपको दिखे,
ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, फोटो क्या क्या चीज़ें डालनी है, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे। जो जो चीज़ें भरनी है वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर रिमार्क्स, अगर उसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले फोटो, कहीं पे लिखा हुआ है मैंडेटरी, कहीं पे लिखा हुआ है ऑप्शनल। जहां ऑप्शनल है वहां पर अगर आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, लेकिन मैंडेटरी आपको भरना ही भरना है। जैसे लिखा हुआ है फोटो, तो फोटो डालिए, सही फोटो, साफ फोटो। और यहाँ पर अगर उस फोटो में कोई करेक्शन है, जैसे कि मान लो आपने एडमिट कार्ड के टाइम पे जो फोटो भरा था अब वो फोटो नहीं है, तो आप लिख देना कि अनदर फोटो इज अपलोडेड, ऐसे करके। फिर लिखा हुआ है सिग्नेचर, सिग्नेचर डालिए, सिग्नेचर को अपलोड करिए जैसा डिटेल दिया हुआ है उसके अंदर। आधार कार्ड ऑप्शनल है, डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो। 10th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, 10वीं का सर्टिफिकेट अच्छे से करके डालो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ओरिजिनल के ऊपर साइन करके फिर अपलोड करना है, या कलर करके करना है, या ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत तरीके से लोग कहेंगे। लेकिन सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको करना है। आपके पास 2 तरीके हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास है उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर जैसे कि 10th सर्टिफिकेट या कोई सा भी सर्टिफिकेट है, सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके लिए आप अपने सर्टिफिकेट की पहले फोटो स्टेट निकाल लो। फोटो स्टेट ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ब्लू पेन से उसको सेल्फ अटेस्ट कर दो। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद जो है अडोब स्कैन या फिर किसी से उसकी एक फोटो खींच लो और उसकी पीडीएफ बना करके आप यहाँ पर अपलोड कर दो। इमेज नहीं, पीडीएफ बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप टेक्नोलॉजी में थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसकी फोटो खींचो। फोटो खींच करके आप उसके ऊपर से उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट के सिग्नेचर को अपलोड करके लगा करके, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं, जो पहले वाला ही कीजिएगा। वो लगा करके डायरेक्ट आप कलर वाला भी डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी में कितने ज़्यादा माहिर हैं और कितनी सुविधाएं आपके पास हैं। यदि कोई सुविधा नहीं है तो सीधा फोटो स्टेट निकालो, साइन करो और डालो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन के अंदर आपको लेफ्ट या राइट नहीं लिखा हुआ होगा, तो आप एक पेपर के ऊपर लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाइए और राइट थंब इंप्रेशन लगाइए। लेफ्ट के नीचे लेफ्ट लिख दो, राइट के नीचे राइट लिख दो और उसकी फोटो खींच करके यहाँ पर डाल दो। ओबीसी का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो, लेकिन ओबीसी वाले जरूर डाल दें। फिर है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी, जो मैंने ये ऑप्शनल लिखा हुआ है ये भी डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो। तो वही जो ये एनसीटी वाला मैं बता रहा हूँ, ये जो एनसीटी वाला मैंने बताया ये वही है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है एनसीटी सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर भी अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी जिनका ये मैंने ओपन किया है उनके साथ भी यही दिक्कत है, और इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो अपने कॉलेज में बैठे हैं, तो वहाँ से उनके वहाँ पे कहा है कि अभी डायरेक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको जो भी बना के दें वो आप अभी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में आप सबमिट करते हैं। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, आपने जो एडमिट कार्ड जो एग्जाम के वक्त दिया था वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपको याद होगा जब एग्जाम था तभी मैंने ये चीज़ बताया था कि कुछ चीज़ें आपको सेव करके रखनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन भी साथियों ने उस समय सेशन को देखा होगा सबने सेफ रखा होगा। यहाँ पर आप एडमिट कार्ड की कॉपी कर दें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं और यदि एडमिट कार्ड खो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में आप एक FIR कराओ कि ऐसे ऐसे था और ऐसे ऐसे मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। सबसे पहले तो आप ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिला तो FIR करवाओ। FIR करवाने के बाद FIR की जो कॉपी है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दो। चिंता मत करो, आपके एडमिट कार्ड की कॉपी उनके पास भी होगी तो वो क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप एक फेक कैंडिडेट हैं तो किसी तरीके से आप नहीं बचेंगे, लेकिन अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो FIR करवाओ। FIR करवा के यहाँ पे डाल दो और रिमार्क्स में लिख दो FIR कॉपी अपलोडेड। फिर आपका SC ST का सर्टिफिकेट डाल दो, डिसेबिलिटी का है तो वो डाल दो, OBC का है तो वो डाल दो, EWS का है तो वो डाल दो। बस ये सारा डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। मेरा तो शायद नेक्स्ट हो नहीं पाएगा, हाँ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, अगर है तो ठीक है, आगे चलो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ ये मार्क्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। 12th में आपके कितने मार्क्स थे, डिप्लोमा में आपके कितने मार्क्स थे, जनरल आप बाकी और अगर कुछ चीज़ें जोड़नी है तो कितने कितने मार्क्स थे, यहाँ पर आप मार्क्स लिखो। मार्क्स के साथ जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ वो डेट लिखो, इंस्टीट्यूट का नेम लिखो। ठीक है, अगर आप मार्क्स डाल रहे हो जैसे कि 4 सब्जेक्ट के मार्क्स डाल रहे हो, टॉप 4 के डाल रहे हो, टॉप 5 के डाल रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर आप जो है ये जैसे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, और यहाँ पर आप चाहो तो रिमार्क्स में भी डाल सकते हो। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट डालो, 12th का सर्टिफिकेट डालो, दोबारा अपलोड करना है। 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्क्स,
शोइंग पास्ड एज इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ए रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, यानी कि आपको 12th का सर्टिफिकेट लिखना पड़ेगा या मार्कशीट देनी पड़ेगी जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट मेंशन्ड हो। फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा का दे दो, सेकेंड ईयर का डिप्लोमा का दे दो, सीटेट का दे दो, ठीक है, मार्कशीट दे दो, लिखा हुआ है ना। ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ सीटेट, मार्कशीट ऑफ सीटेट। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार मेरे पास तो सीट सर्टिफिकेट है, मार्कशीट तो है नहीं, अब मैं क्या करूं। तो आपके पास जो एक सर्टिफिकेट जो होगा जिसके ऊपर मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हो, या फिर अगर आप डिजी लॉकर वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसी चीज को आप दोनों में अपलोड कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। DCF का है तो वो डाल दो, एज रिलैक्सेशन लेना है तो, OBC SC ST सर्टिफिकेट है तो डाल दो अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, EWS का सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, PWD का सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो, फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय इन्विजिलेटर, जो एडमिट कार्ड जिसको लेकर के आपने एग्जाम दिया था उसमें इन्विजिलेटर ने अपने साइन किए थे, वो उसकी कॉपी यहाँ पर डालनी है। ऑब्वियस बात है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके पास होगा, लेकिन कई बार घर में रंगाई पुताई होती है, कहीं पर घूमना होता है, घर शिफ्ट करते हैं, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण ये आपके पास ना हो, तो ऐसे में वही चीज़ FIR आप करवाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल्स आपको भरनी है, ये अब मैं तो आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इसको भरा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भर करके आपको एंड में एक डिक्लेरेशन मांगेगा और डिक्लेरेशन के बाद आप ओके करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा एंड ओके, योर ई डोजियर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो यही काम है और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल ध्यान से देख देख के अंदर आपको ये चीज़ें भरनी है। यहाँ पर किसी भी तरह की करेक्शन जो है वो मान्य नहीं होगी। अगर कहीं पर नाम में आपकी कोई दिक्कत है, जैसे कि सीटेट का सर्टिफिकेट है, तो सीटेट के सर्टिफिकेट के अंदर मान लो कि आपके नाम में और 10th के नाम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि 10th में लिखा हुआ है अदिति और सीटेट में लिखा हुआ है अदिति शर्मा, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो नाम में मिस्टेक हो गई। तो ऐसे में इस चीज़ के लिए आपने जरूर एफिडेविट एक बनवाया होगा कि अदिति और अदिति शर्मा दोनों एक ही है। तो ऐसे में जब आप सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उसके साथ वो एफिडेविट यानी कि 2 पन्नों की PDF, 2 पेज की PDF बना करके आप फिर अपलोड कीजिए और रिमार्क्स में लिख दीजिए कि नेम करेक्शन एफिडेविट इज ड्यूली अपलोडेड। ऐसे करके जब आप लिखेंगे तो, क्योंकि जो DSSC वाले क्या करते हैं कि जितनी भी अभी आपने डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, एक एक को वो लोग फिजिकली चेक करेंगे कि हाँ भाई ये है या नहीं, ये है या नहीं, सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की करेक्शन अगर गलती आपने कर दी तो ऐसे में आपका जो है रिजेक्शन में या रिकॉल में आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप थोड़ा ध्यान से काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने ई डोजियर से संबंधित सारी जरूरी चीज़ों को कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो यहाँ पर रह गई है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और जो भी DSSB का रिफ्लेक्ट बैच चल रहा है हमारा 999 का, जिसका की वैलिडिटी यानी कि इस ऑफर में रजिस्ट्रेशन करने की वैलिडिटी आज तक है, इसके बारे में आप अपने सभी साथियों को ज़रूर बताइए। बाकी यहाँ तक आपके बने रहने का हार्दिक धन्यवाद। मिलेंगे अगले ही एक ऐसे सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।